बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, और काफ़ी टाइम ये पूछा भी जाता है। अच्छा, बेसिकली ना ये 7 स्टेप्स हो रहे होते हैं। इन 7 स्टेप्स को हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे, और ये होता इस तरह से है कि सबसे पहले आयोडाइड की जो है वो ट्रैपिंग होती है। आयोडाइड जो है वो ब्लड से जाएगा इनटू दीज ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये रिलीज होगा ल्यूमन के अंदर, फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन वगैरह होगी, ऑक्सीडेशन होगा, साथ ही में यहाँ पे इसी सेल के अंदर जो है थायरोग्लोबुलिन बनता है जो कि यहाँ से रिलीज होता है। ये दोनों जो है थायरोग्लोबुलिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाएंगे। दोबारा से ये थायरोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूल है जो कि कोलाइड की फॉर्म में अंदर स्टोर रहता है, ये रीएब्जॉर्ब होता है यहाँ पे और अगेन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सिक्रीशन जब इसने होनी है, सही बात है, हार्मोन ने ब्लड के अंदर सिक्रीट होना है, तो ये दोबारा से यहाँ पे सिक्रीट होता है ब्लड के अंदर। अब मैं इसी सेल को जो है ये इनलार्ज करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगी आयोडाइड आयन की ट्रैपिंग होगी फ्रॉम द ब्लड बाय मीन्स ऑफ सोडियम आयोडाइड सिम्प वाटर, जो कि एक आयोडीन को अंदर पंप करते हैं और साथ में 2 सोडियम आयन्स को। और सोडियम आयन की जो एक्टिव सिक्रीशन है वो कंट्रोल होती है बाय मीन्स ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase। फिर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो पंप है ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है। नॉर्मली जो है ये 30 टाइम्स तक जो है वो आयोडाइड आयन को कंसनट्रेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड, जबकि जब थायराइड ग्लैंड काफ़ी मैक्सिमली एक्टिव होता है तो तब ये 250 टाइम्स तक भी इसको कंसनट्रेट कर सकता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि जब कभी भी हाइपोथैलेमस से आएगा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो आके इसको स्टिमुलेट करवाता है इस पंप को, तो इसकी एक्टिविटी काफ़ी इन्हांस हो जाती है, जबकि थायोसाइनेट आयन और परक्लोरेट आयन जो है वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब आयोडाइड आयन जो है वो आ गया सेल के अंदर, इसने ट्रांसलोकेट कर जाना है ल्यूमन के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये कोलाइड की फॉर्म के अंदर, ठीक है, ये ल्यूमन के अंदर चला गया। अब ल्यूमन के अंदर इस तरह से होगा कि ये एज सच आयोडाइड की फॉर्म में थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन के अंदर। इसकी ऑक्सीडेशन बेसिकली होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम और H2O2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन के अंदर, ठीक है, I2 के अंदर। और इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम को भी इनहिबिट करवाने वाला जो है वो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ये आगे हम लोग क्लिनिकल्स में पढ़ेंगे, जो कि इसको इनहिबिट करवाता है और फिर इन सिंथेसिस के स्टेप्स को जो है वो स्टॉप कर लेते हैं और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एज सच नहीं हो सकती। तो यहाँ तक आपने बात याद रखनी है कि ये जो है आयोडाइड आयन आ गया और देन इसकी ऑक्सीडेशन हुई, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। साथ साथ जो है वो ग्लैंडुलर सेल के अंदर जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल। थायरोग्लोबुलिन बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी सिंथेसिस होगी, गोल्जी अपरेटस के अंदर इसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, ये रिलीज होगा एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंथेसाइज हुआ, जिधर इसकी रिलीज हो रहा होता है ना थायरोग्लोबुलिन, वहीं पे जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई आयोडीन की। जब ये दोनों सिंथेसाइज हो चुके, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके, अब इनके लिए आसानी है कि एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करके तो डिफरेंट तरह के जो हार्मोन्स हैं T3 T4 वगैरह बनाए। तो अब थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की क्या होगी, ऑर्गेनिफिकेशन होगी। ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस आयोडीन के साथ कंबाइन करेंगे और मोनो आयोडो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले मोनो आयोडो टायरोसिन बनेगा, फिर डाई आयोडो टायरोसिन बनेगा, देन DIT के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे DIT के 2 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे, DIT और DIT, ठीक है, तो ये बन जाएगा T4 का मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग। सो ऑर्गेनिफिकेशन में आयोडीनेशन भी आ जाती है, यानी कि हाली जो है वो आयोडीन का टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ लगना इज आयोडीनेशन, जबकि कपलिंग का मतलब ये है कि जब DIT डाईआयोडो टायरोसिन बन चुका है तो उन दोनों का कंबाइन करके T4 बनाना, दैट इज कपलिंग का प्रोसेस। सो ये ऑर्गेनिफिकेशन होगी। तो थायरोग्लोबुलिन का प्रिकर्सर जो है वो एक मैच्योर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसमें MIT के मॉलिक्यूल्स भी हैं, मोनोआयोडो टायरोसिन भी है, डाईआयोडो टायरोसिन भी है, T3 भी है, T4 भी है, और कुछ थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो रिवर्स T3 का मॉलिक्यूल भी बनता है।
अच्छा, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल जो कि इस फॉलिकल के अंदर ये पड़ा होता है, यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल, जिसमें अब जो है वो MIT भी है, DIT भी है और T3 T4 और RT3 भी है। दोबारा से रिलीज होने के लिए क्या होगा कि ये रीअब्जॉर्ब होगा इनटू द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। रीअब्जॉर्ब किस तरह से होता है कि ये यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर सीडोपोड सा रिलीज होता है, सीडोपोड सा बनता है जो कि इसको एंडोसाइटोज कर लेता है। ये कोलाइड का ड्रॉपलेट अगर की ज़रूरत है T3 और T4 की रिलीज की, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करवाना है, ग्रोथ के लिए अगर चाहिए, अगर इनकी सिक्रीशन का सिग्नल आ गया तो ये रिलीज़ करवाएगा। तब ये क्या होगा इसका रिलीज, अदरवाइज अगर इसने स्टोर ही रहना है तो ये 2 to 3 मंथ्स तक इनफ जो है वो ये स्टोरेज फॉर्म में रह सकता है और टाइम बाय टाइम जो है ये रिलीज़ करता रहता है T3 T4 को इनटू द सर्कुलेशन। ये क्या करता है, लाइसोसोम के साथ जो है ये फ्यूज़ कर जाता है। अब चूंकि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन था, ठीक है, तो डिफरेंट तरह के प्रोटीएजेस वगैरह रिलीज होते हैं जो कि इसको डिग्रेड करते हैं और वहाँ से T3 T4 को अलग करके जो है वो सर्कुलेशन के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। जबकि पीछे बचने वाले कुछ MIT और DIT जो कि कभी भी सिक्रीट नहीं होते, वो रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल से इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे जो है वो डीआयोडीनेज एंजाइम जो है इसके ऊपर एक्ट करता है और इससे जो है वो आयोडीन को सेपरेट कर देता है, जबकि टायरोसिन को सेपरेट कर देता है। टायरोसिन दोबारा से थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, जबकि आयोडीन जो है या आयोडाइड जो है वो अगेन उसी साइकिल के थ्रू जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसकी कपलिंग होगी, ऑर्गेनिफिकेशन होगी, दोबारा से जो है वो T3 T4 का सिंथेसिस में रीयूटिलाइज होता रहेगा, ठीक है। एक और तरीका भी है इसको दोबारा से एंडोसाइटोज करने का, ये कि यहाँ पे जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा होता है एक और तरह का प्रोटीन मैगलिन, ठीक है। मैगलिन के साथ ये कंबाइन करता है, इसकी ट्रांससाइटोसिस होती है, पूरे सेल के अंदर जो है इस ट्रांसलोकेट करके आता है और देन जो है वो मैगलिन के साथ भी इसकी सिक्रीशन हो सकती है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है।